हल्दी घाटी के प्रांगण से बज उठा युद्ध का शंखनाद, छा गया गगन में हर हर्षा घनघोर घटासा रण निनाद। रजपूती भुजाएं फटक उठी, भर गया ज्वार से उद्वेलन, त्योहार जुझारू वीरों का, मरने वालों का सम्मेलन। लपलप करती थी तलवारें, मानो बिजलियां चमकती थी, मारू बाजों की धुन सुन सुन खाड़ों की धार दमकती थी। मेरे भाले ने खून पिया पल पल अग्नि रिपुओं का, जिस और निकल में पड़ता था भगदड़ मस्ती थी शत्रु दल में। है चांद सितारों में प्रकाश तब तक इतिहास पुकारेगा, है चांद सितारों में प्रकाश तब तक इतिहास पुकारेगा। मेरे स्वातंत्र्य कहानी का जय गीत विश्व में गूंजेगा, मेरे स्वातंत्र्य कहानी का जय गीत विश्व में गूंजेगा। जय एकलिंग महादेव महाराज की जय। जय हो। राज जयंती है मां भारती के अमर सपूत, स्वाधीनता के कालजयी स्वर, त्याग व बलिदान के पर्याय, हिंदू वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का। और उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है अजय मेरू नगरी से एडवोकेट अनिल पारिक जी। अनिल पारिक जी, सर्वप्रथम आपका हार्दिक स्वागत। क्या कहना चाहेंगे महाराणा प्रताप के बारे में, उनके जीवन के बारे में? देखिए भावेश जी, सबसे पहले तो आपने जो कविता कही वो बिल्कुल बड़ी हृदय स्पर्शी थी, उसके लिए आपका धन्यवाद। महाराणा प्रताप के लिए इतना कहा जाता है कि वो प्रातस्मरणीय है, मतलब सुबह उठते ही जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, वैसे ही प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप को याद किया जाता है। तो उनके लिए और कुछ बोलना मतलब इन शब्दों के आगे छोटा ही होगा, क्योंकि वो प्रातस्मरणीय है। इसका मतलब हम भगवान के बाद अगर महाराणा प्रताप को याद करते हैं तो उनके उन कार्यों के लिए याद करते हैं, उस स्वाभिमान के लिए याद करते हैं, उस स्वाभिमान के लिए याद करते हैं। वो स्वाभिमान जो सनातन का स्वाभिमान, हमारी पहचान है, हमारा जो ये राजस्थान है राजपुताना कहलाता है, इस राजपुताना की जो शान है वो महाराणा प्रताप है। जो राजपुताना को याद करता है वो महाराणा प्रताप को याद करता है। जो राजपुताना को सम्मान देता है वो सबसे पहले महाराणा प्रताप के विक्रम को, उनके प्रताप को, उनकी वीरता को, उनके आत्म स्वाभिमान को, उनको प्रणाम करता है। अनिल जी, मेरे मन में एक प्रश्न सहसा उत्पन्न होता है और आजकल के युवाओं के मन में भी उत्पन्न होता होगा कि जहां एक और मुगलों की लाखों की संख्या में सेना और उस समय के अत्याधुनिक हथियार उनके पास मौजूद, वहीं दूसरी ओर संख्या बल में महाराणा प्रताप कम, फिर भी उन्होंने हमेशा अकबर के दांत खट्टे किए और हल्दी घाटी के युद्ध में विजय प्राप्त करी। ये लाखों से सैकड़ों भिड़ जाते थे, इसका दम कहां से आता था, ये शौर्य कहां से उत्पन्न होता था और जीत कैसे हो जाया करती थी हमारी संख्या बल कम होने के बावजूद भी? भावेश जी, जो आपने सवाल पूछा ये बहुत कीमती सवाल है, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जो नायक होता है वो नायक खुद नहीं लड़ता, उसके लिए जनमानस लड़ता है। उसके उद्देश्यों के प्रति, उसके आदर्श के प्रति जनमानस का आदर्श, जनमानस का उत्साह, जनमानस का उद्देश्य सब एक साथ जुड़ चुके होते हैं। इसलिए वहां लाखों करोड़ों की बात भी बेमानी हो जाती है, क्योंकि वहां जनमानस जब साथ हो जाता है तो जैसे गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, जैसे उसी तरीके से महाराणा प्रताप के जो सैनिक थे वो भी ऐसे पराक्रमिक थे जो 1.25 लाख से एक लड़ाने की बातें वहां से आना शुरू हुई थी। राजपूताना का एक एक राजपूत सैनिक, और राजपूत ही नहीं, उसके अंदर सभी जाति समाज के सैनिक, जिसके अंदर भील समाज, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। कहते हैं कि अखीम का सूरी वो खुद अपने मुस्लिम सैनिकों के साथ, उनके साथ मतलब मैदान में था। ऐसे ही हर तरह का समाज उनके साथ था, इसलिए अकबर की लाखों की सेना भी धरी रह गई और महाराणा प्रताप का गौरव चिरस्मरणीय बन गया और सदा सदा के लिए महाराणा प्रताप का नाम अमर हो गया। अनिल पारिक जी, अगर हमारे भारत के इतिहास की बात करें तो वामपंथी इतिहासकारों ने इसे बड़े तोड़ मरोड़ करके पेश किया है। ये महज एक संयोग नहीं है कि जो भारत के पहले 5 शिक्षा मंत्री बने वो एक विशेष समुदाय से आते थे, जिस कारण से हल्दी घाटी के युद्ध का विजेता अकबर को बताया गया, अकबर को महान बताया गया, महाराणा प्रताप को हारा हुआ बताया गया। लेकिन हम धन्य हैं हमारे विधायक, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी का। जब वो शिक्षा मंत्री रहे तो उन्होंने भारत की शिक्षा के भारतीयकरण करने पर बहुत जोर दिया और उन्होंने हल्दी घाटी का जो इतिहास है उसको भी पुनः बदल करके लोगों के सामने रखा और उन्होंने बताया कि जीत महाराणा प्रताप की हुई थी। इसके अलावा भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में वासुदेव देवनानी जी ने बहुत अच्छे प्रयास किए, जहां स्कूलों के अंदर
ईसाई प्रार्थनाएं गाई जाती थी, वासुदेव देवनानी की वजह से गायत्री मंत्र गाया जाने लगा, महाराणा प्रताप की कहानियां पुस्तकों में आने लगी। तो अनिल पारिक जी, वासुदेव देवनानी जी का बहुत अहम योगदान रहा है महाराणा प्रताप की कहानी को जनमानस तक पहुंचाने के अंदर, और आज उनका एक लेख भी छपा है महाराणा प्रताप के बारे में। तो काफी आगे तक लेके गए महाराणा प्रताप की लेगेसी को वासुदेव देवनानी, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाविश भाई, आपने बहुत बढ़िया बताया कि भारत के इतिहास का जो तोड़ मरोड़ के वामपंथियों ने पेश किया, यहाँ तक कि राजस्थान का, राजपूताना का जो वीर इतिहास है उसको भी वामपंथियों ने किस तरीके से पेश किया। उन्होंने महाराणा प्रताप को महान बताने की जगह, जिसको पूरा जनमानस महान मानता था, उसको वामपंथी इतिहासकार कभी महान नहीं मानते थे। उनके लिए अकबर महान था। यहाँ की जो कांग्रेस सरकार थी उसके लिए अकबर महान था, और जनमानस मानता था कि महाराणा प्रताप महान थे। उनको हिंदुआ सूरज की उपाधि दी गई थी। इतिहासकारों ने, जो राष्ट्रभक्त इतिहासकार थे, उन्होंने हिंदुआ सूरज की उपाधि दी थी। अब हिंदुआ सूरज की जो उपाधि दी है, उसके साथ में जो वास्तव में अगर न्याय किया तो वासुदेव देवनानी जी ने किया, क्योंकि वासुदेव देवनानी जी के साथ सबसे बढ़िया जो चीज रही है, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की पावन नगरी अजमेर में तो जन्म लिया, और उनकी कार्यस्थली वहां रही जो उदयपुर रहा। उदयपुर जहां के कण कण में महाराणा प्रताप है, जहां की हवाओं में महाराणा प्रताप की वीरता बहती है। जब आप सांस भी लेते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे अंदर मेरे वीर रस मेरे अंदर भर गया। ऐसी धरती पे जब उन्होंने अपना कार्य किया, तो वहां से जो सही इतिहास की जो जानकारी थी, उसके आधार पे उन्होंने महाराणा प्रताप की इतिहास को अपनी पाठ्य पुस्तकों में सही तरीके से प्रस्तुत किया। तो उसके लिए निश्चित रूप से मेरे जैसे जितने भी राष्ट्रभक्त हैं, उनकी तरफ से कोटि कोटि देवनानी जी को धन्यवाद है। आज के जो आर्टिकल है दो, वो बहुत पढ़ने लायक है। उनमें से देवनानी जी ने दैनिक भास्कर के अंदर जो आर्टिकल लिखा, मैं उसका नाम बताता हूं, महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष और हल्दी घाटी के युद्ध में आदिवासियों का अतुलनीय योगदान। आर्टिकल में जिस तरीके से बताया, उन्होंने महाराणा प्रताप के जीवन संघर्ष को प्रस्तुत किया, और उसके अंदर आदिवासी जो भील जाति के थे, जिनको उन्होंने अपना सबसे ज्यादा विश्वास पात्र और सहयोगी बताया, उनके बारे में डिटेल से बताया। जो पुंजा भील थे, जो इन आदिवासियों के सरदार यानी राजा थे, उनको उन्होंने राणा पुंजा की उपाधि दी और उनका अपना घनिष्ठतम सहयोगी माना। और राणा पुंजा ने भी जो अपनी सेना के साथ में मिलकर के हल्दी घाटी के युद्ध में और उसके बाद के युद्धों में महाराणा प्रताप का जिस तरीके से साथ दिया है, वो वास्तव में सराहनीय योग्य है। मतलब जो देवनानी जी की कलम ने राणा पुंजा के बारे में लिखा है, महाराणा प्रताप के बारे में लिखा है, और उन्होंने यहाँ भी लिखा है कि वास्तव में वो ऐसे नायक थे जिन्होंने पूरे समाज को, समाज के एक एक बंधुओं को अपने साथ जोड़ लिया। इसी वजह से महाराणा प्रताप हिंदुआ सूरज है। महाराणा प्रताप का पराक्रम और उनकी गाथाएं पूरा मेवाड़ ही नहीं, पूरा भारतवर्ष गाता है। दूसरा, उन्होंने आर्टिकल लिखा राजस्थान पत्रिका में, जहां उन्होंने महाराणा प्रताप की युद्ध शैली, जिसकी आज की प्रासंगिकता है, उसके बारे में बताया कि कैसे भारत ने अभी पहलगाम पे जो हमारा आतंकवादी हमला हुआ, हमारे ऊपर हुआ, और उसका जवाब हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया। तो उन्होंने उसका उल्लेख किया कि नरेंद्र मोदी जी ने अभी अपनी एक सभा के अंदर महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में एक कविता बोली थी। महाराणा प्रताप के घोड़े के बारे में जो उन्होंने कविता बोली, उसका उन्होंने उल्लेख करते हुए बताया कि हमारे हथियार भी चेतक की गति से दुश्मन पे आक्रमण करके और दुश्मन को नेस्तनाबूद करके हमारे आधुनिक हथियार। इसी तरीके से उन्होंने गोरिल्ला युद्ध पद्धति के बारे में, जिसके दम पे महाराणा प्रताप ने अपनी कम सेना के दम पे भी, जो अपने अकबर की लाखों की सेना थी, जो अपराजय मानी जाती थी, अपराजित अकबर की सेना को भी पराजय का मुंह दिखा दिया। ऐसे महाराणा प्रताप की युद्ध नीति थी, उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो दोनों ही आर्टिकल, राजस्थान पत्रिका में लिखा गया आर्टिकल आज का और दैनिक भास्कर में लिखा गया आर्टिकल, दोनों ही पढ़ने योग्य है। और इन आर्टिकल के माध्यम से आप समझ में आएगा कि हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी, जो हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक भी हैं, उनकी लेखनी में कितना दम है। एक एक शब्द वास्तव में इस तरीके से पिरो गया है कि आपको लगेगा कि एक एक शब्द इतना जीवंत है, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है कि हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। तो निश्चित रूप से दोनों आर्टिकल पढ़ने योग्य हैं, आप इनको जरूर पढ़ें, और जो पढ़ेगा वो निश्चित रूप से
हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी की लेखनी का कायल हो जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो देवनानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद है आज के दोनों आर्टिकल के लिए। चलो, ये तो बात रही वासुदेव देवनानी जी के लेख की, जो उन्होंने महाराणा प्रताप के ऊपर लिखा है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका के आज के संस्करण में उपलब्ध है। लेकिन अनिल पारीक जी, आज भी देश के अंदर एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो कि हल्दी घाटी के युद्ध के परिणाम की अगर बात की जाए तो उसका विजेता अकबर को ही मानता है, महाराणा प्रताप को नहीं मानता। तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? देखिए भावेश जी, वामपंथी इतिहासकारों पे हम दोष देते हैं, लेकिन उससे पहले अकबर, जिसके पास लाखों की सेना थी, लेकिन उसके बाद लिखने के लिए ऐसे लोग भी थे जो उसका ही मतलब गुण गाते थे, उनके लिए तो अकबर महान था। इसलिए वो हर कहानी, हर युद्ध की कहानी इस तरह से लिखा करते थे कि जैसे अकबर को उन्हें महिमा मंडित करना है और अपना महानायक बताना है। तो उन इतिहासकारों ने जो अकबर से पैसा लेके उसके यहाँ नौकरी करते थे, जो उसके खिलाफ किसी लेवल पे लिख ही नहीं सकते थे, उनके इतिहास को वामपंथी इतिहासकारों ने सच मान लिया और उसके लेवल पे वो मानते हैं कि अकबर ने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया था। जबकि एक और बात बताऊं, अकबर युद्ध में आया ही नहीं था। मान सिंह अकबर के प्रतिनिधि के रूप में महाराणा प्रताप से युद्ध लड़ रहा था और कहते हैं कि महाराणा प्रताप से युद्ध लड़ते समय मान सिंह की सेना परास्त होकर पीछे हटने लग गई और भाग रही थी। उस भागती हुई सेना को रोकने के लिए वहां पे ये बोलना पड़ा कि भाई अकबर खुद हाथी पे सवार होकर के युद्ध के लिए आ रहा है। इसलिए उस सेना में थोड़ा वापस जोश आया और वो वापस इकट्ठी हुई। नहीं तो पता नहीं अकबर की जो सेना जो मानसिंह के नेतृत्व में लड़ने आई थी वो ठेठ आगरा तक भागती हुई चली जाती, महाराणा प्रताप के मतलब डर के मारे। दूसरी बात है भावेश जी, आपने अभी देखा होगा, हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को जवाब दिया और पाकिस्तान ने हार मान करके सीज फायर की, अपने युद्ध विराम की घोषणा करवाने के लिए हमसे हाथाजोड़ी करी थी। फिर भी पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के लोग अपने आप को उत्साहित मानते हुए, जीता हुआ मानते हुए खुशियां मना रहे। वहां का फील्ड मार्शल अपने आप को फील्ड मार्शल की उपाधि दिलवा रहा है। वहां का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वहां के सारे मंत्री, राजनेता, जनता, मीडिया, सेना सब अपने को जीता हुआ मान के मिठाइयां बांट रही है, खुशियां मना रही है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो सोचो आज कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतने सारे एविडेंस है अपने पास में, जहां हमने किस तरीके से उसके एयरबेस उड़ाए, कैसे कितना नुकसान पहुंचाया, कैसे उसको घुटनों के बल ला दिया। उसके बावजूद भी ऐसे लोग जो पाकिस्तान को जीता हुआ मान रहे हैं, सोचो उस इतिहास में जिसके हाथ में तो कैमरे थे ना कुछ और था, उस इतिहास को किस तरीके से तोड़ मड़ोड़ के इन मुगलों ने प्रस्तुत किया होगा। आप खुद मान सकते हो, आज के समय के एविडेंस देख लो, फिर भी वो चिल्ला रहे हैं पागलों की खातिर जैसे कि हमने युद्ध जीत लिया, भारत को हरा दिया। उस समय तो ना कोई कैमरा था ना कोई मीडिया थी। तो सोचो मुगलों ने क्या इतिहास लिखा होगा। तो भावेश भाई, मेरे अनुमान में जितना ये असत्य है कि पाकिस्तान भारत से जीत गया, उतना ही ये असत्य है कि हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप हार गए और अकबर की सेना जीत गई। बच्चों को एक गीत सुनाया जाता है, कहानी सुनाई जाती है, जिसमें एक अंश आता है जिसमें एक घास की रोटी होती है जिसको महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह खा रहे होते हैं और उसी समय एक जंगली बिल्ली आती है और उस रोटी को छीन के ले जाती है और उसको देख करके महाराणा प्रताप को कष्ट होता है। उस कहानी का थोड़ा बताइए। देखो भाई जी, सबसे पहले तो मैं संघ से जुड़ा हूं, इसलिए आपको जो तथ्य है वो बताऊंगा। ये कहानी झूठी थी। कन्हैया लाल सेठिया ने जो अपनी कविता लिखी, उस कविता को अपने लेवल पे लिखा, लेकिन ये कहानी बिल्कुल झूठी है, क्योंकि उस समय जो उनकी उम्र बताई गई कि नान्यो सो अमरियो, मतलब कहते हैं कि घास की रोटी को बन मिलाव ले भागा तो नाना सा अमरिया रूठ पड़ा, है ना, राणा का सोया दुख जागा। ऐसा नहीं है। जिस समय ये घटना की ये बात करते हैं, उस समय अमर सिंह जो थे वो महाराणा प्रताप के युवराज अपने आप में इतने सक्षम थे कि वो युद्ध मैदान में जाया करते थे और दिवेर का युद्ध अमर सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया था। इसलिए इस तरह की कोई घटना होना असंभव है, क्योंकि जिस समय की घटना का उल्लेख है उस समय बच्चा नहीं था अमर सिंह युद्ध के मैदान में। और आप बात करोगे युद्ध के मैदान में अपने तलवार का जोहर दिखाने वाला योद्धा था। इसलिए जो कन्हैयालाल सेठिया की कविता है उसको भी मैं 2 कोड़ी का करार देता हूं। संघ में तो यह बोला जाता है
रक्त शिराओं में राणा का, लह लह आज हिलोरे लेता, मातृभूमि का तन तन ऋण हमको आज निमंत्रण देता। यह वह भूमि जहां पर निस्दिन लगता बलिदानों का मेला, मातृभूमि का तन तन ऋण हमको आज निमंत्रण देता। तो भाई साहब, महाराणा प्रताप की वीरता और उसके बाद में अमर सिंह की वीरता, इस पे किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अमर सिंह ने महाराणा प्रताप के आदर्शों को कायम रखते हुए अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी और पूरे मेवाड़ की धरती थी उसको स्वतंत्र करा लिया। केवल एक चित्तौड़ को छोड़ करके पूरा मेवाड़ महाराणा प्रताप और अमर सिंह स्वतंत्र करा चुके थे। और जिस समय पूरे हिंदुस्तान के घोड़ों पे मुगलों की छाप लगी थी, उस समय मेवाड़ के घोड़ों पे महाराणा प्रताप की छाप थी, मुगलों की छाप नहीं थी। महाराणा प्रताप एक व्यक्ति नहीं है, वो एक पूरी की पूरी विचारधारा है। महाराणा प्रताप का व्यक्तित्व ऐसा है कि उन्होंने मृत्युनाद पर जीवन का थिरकना सिखाया और उन्होंने वीरता के कई प्रतिमान और कई आयाम स्थापित किए। और महाराणा प्रताप का संघर्ष हमेशा प्रेरणाप्रद रहेगा। तो अनिल पारीक जी, इससे पहले कि सेशन को एंड करें, कुछ कंक्लूजन रिमार्क। महाराणा प्रताप हमारे बचपन से लेकर जवानी और जवानी के बाद में बुढ़ापे तक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमें हमेशा जीवंतता, हर संघर्ष के ऊपर विजय होने की कामना के साथ आगे बढ़ना सिखाता है। तो महाराणा प्रताप के बारे में मैं केवल इतना बोलना चाहूंगा कि वो ऐसा व्यक्तित्व हजारों साल में एक बार पैदा होता है, हजारों साल में ऐसा व्यक्तित्व एक बार पैदा होता है। और धन्य है मेवाड़ की धरती जिसने महाराणा प्रताप को जन्म दिया। धन्य है मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिता बने, उनकी माता को धन्य है। धन्य अमर सिंह को जिनको महाराणा प्रताप का पुत्र होने का सौभाग्य मिला। और धन्य है चावंड को, धन्य उदयपुर को, धन्य है मेवाड़ की धरती के कण कण को जिन्होंने राणा प्रताप का स्पर्श पाया। धन्य है वो गाड़िए लोहारे जिन्होंने महाराणा प्रताप के लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया, उनके आदर्श को अपने जीवन में अपनाया। ऐसे सारे लोग धन्य हैं। दूसरी बात, महाराणा प्रताप की धरती उदयपुर में चले जाओ, चित्तौड़ में चले जाओ, अगर आप जिस समय उस धरती में पहली सांस लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि महाराणा प्रताप का जोश, महाराणा प्रताप की वीरता इन धरती के सांस सांस में, मतलब कण कण में बह रही है। अगर आप कभी भी मायूस हो जाओ दुनिया से, अपने आप से मायूस हो जाओ, तो आप मेवाड़ की धरती पे जाना, उसके कण को, उसकी मिट्टी को अपने मुट्ठी में भरना और आपको एहसास होगा कि मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। ये मिट्टी मुझे कहने का, पूरी दम भरने का सांस देती है। और आप उस मेवाड़ की मिट्टी को अपने सर पे लगा करके पूरी दुनिया से भिड़ जाओगे और दुनिया आपके खिलाफ होगी तो भी आप जीत जाओगे, क्योंकि उस धरती में महाराणा प्रताप का स्पर्श है। मैं धन्यवाद देता हूँ देवनानी जी को इन 2 आर्टिकल्स के लिए। धन्यवाद देता हूँ भवेश जी आपको भी, क्योंकि आपने ऐसा विषय आज सामने रखा। और साथ में बताना चाहूंगा कि अजमेर में, अजमेर पुष्कर के बीच में एक स्थान है जहाँ महाराणा प्रताप का स्मारक है। वहां पे एक शाम को बड़ा कार्यक्रम है महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के ऊपर। तो आप सब में जो लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, शाम को 6 बजे के बाद महाराणा प्रताप की जो स्मारक है अजमेर से पुष्कर के बीच में, जो बीच में पहाड़ी पे आएगा, देखने लायक स्थान है, वहां पे पधारे और इस मेले के अंदर पधार करके हिंदवा सूरज महाराणा प्रताप को आप इस जन्म जयंती पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनके माल्यार्पण अर्पण करें और उस वीर व्रती को अपने जीवन में उतारें। उस वीर व्रती को जीवन में उतारने के साथ ही आपको खुद को लगेगा कि आपका जीवन कितना बड़ा सफल हो चुका है। आप हर संघर्ष पे पार पा चुके होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। कि गिरा जहां पर खून वहां का, पत्थर पत्थर जिंदा है, जिस्म नहीं है मगर नाम का, अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन में यह अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना, शौर्य कभी सो जाए तो राणा प्रताप को पढ़ लेना, शौर्य कभी सो जाए तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अदम्य साहस, समर्पण, बलिदान, शौर्य, वीरता, स्वाभिमान, देशभक्ति के पर्याय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर सादर नमन प्रणाम। एक लिंग महादेव की जय।